अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, पंजाब के सीनियर वजीर और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा अलीम खान की गिरफ्तारी तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा धचका है। 6 वजारतें रखने वाले अलीम खान को नैब ने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और आमदन से ज़्यादा असासों के इल्ज़ाम में आज गिरफ्तार किया, जिसके बाद अलीम खान ने नैब की तहवील से ही अपने ओहदे से वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। नैब के मुताबिक अलीम खान ने मुबैना तौर पर बतौर सेक्रेटरी पार्क व्यू कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी और परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में बतौर मेंबर पंजाब असम्बली अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुबैना तौर पर आमदन से ज़्यादा असासे बनाए। नैब के जारी करदा एलामिया के मुताबिक अब्दुल अलीम खान ने रियल स्टेट कारोबार का आगाज़ करते हुए इस कारोबार में करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की। लाहौर और मज़ाफ़ात में अपनी कंपनी मेसर्स ANA प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर मुबैना तौर पर 900 कनाल ज़मीन खरीदी, जबकि 600 कनाल की खरीदारी के लिए बयाना भी अदा किया। लेकिन यह ज़मीन कैसे खरीदी गई, पैसे कहाँ से आए, इन सवालों का वो नैब को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। नैब का इल्ज़ाम है कि अलीम खान ने पाकिस्तान में असासों के अलावा 2005 और 6 के दौरान बरतानिया और मुत्तहिदा अरब इमारात में मुतादिद ऑफशोर कंपनियां कायम की, जिसके जरिए मुलजिम के नाम पर मौजूद असासा जात से कहीं ज़्यादा असासे खरीदे गए। अहम बात यह है कि नैब ने इल्ज़ाम यह लगाया कि अलीम खान ने मुबैना तौर पर रिकॉर्ड में रद्द-ओ-बदल यानी टेम्परिंग की और इसी के पेश नज़र उनको गिरफ्तार किया गया। याद रहे कि नैब आमदन से ज़्यादा असासों और पनामा स्कैंडल में अलीम खान के नाम ऑफशोर कंपनियां मंजर आम पर आने के बाद उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात कर रही थी। और दिसंबर 2018 में DG नैब लाहौर ने मीडिया इंटरव्यू में यह बताया था कि नैब को बैरून मुल्क से अलीम खान के खिलाफ चंद शवाहिद का इंतज़ार है। उनकी जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट हमें जहाँ रुकावट बनी हुई है वो उनका बाहर से रिकॉर्ड है जो हमें अभी तक नहीं मिल रहा। एक उनका दुबई के अंदर कंपनी है और एक इनकी UK में कंपनी है जिसके मलकियत में मुख्तलिफ फ्लैट्स हैं, बहुत वैल्यूएबल फ्लैट्स हैं। जिस दिन वो आ जाएगा तो एज़ पर लॉ हम चलेंगे। ये तो अब नैब के एहलकारों को ही पता होगा कि उनके खिलाफ जो बैरून मुल्क शवाहिद थे वो उनको अब तक मिले हैं या नहीं मिले। वैसे ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। नैब की तफ्तीश के दौरान FBR और स्टेट बैंक से अलीम खान के टैक्स रिटर्न्स और उनके बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हासिल किया जा चुका है। लेकिन अहम बात यह है कि अलीम खान अपने खिलाफ तमाम इल्ज़ामात से इनकार करते रहे और उनके मुताबिक उनके खिलाफ केसेस सियासी नौयत के हैं। मैंने बेज़ाब्तगी की है, अगर मैंने करप्शन की है तो फिर मुझे मुस्ताफ़ी होना चाहिए और मुझे माजरत करनी चाहिए और मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2015 से लेके 2019 आ गया, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी तक खोज ही नहीं लगाई जा सकी कि जनाब बाकी सारों को बैलेंस करते हुए हमने तो वज़ीर आज़म के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू किया। तो भाई किस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं आप? अलीम खान ने नैब को ऐसा क्या जवाब दिया जिस पर नैब की तसल्ली नहीं हुई और नैब का केस कितना मजबूत है, इस पर हम न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ शिराज हसनात से बात करेंगे। लेकिन अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद कई अहम सवाल उठे हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुतालबा ये किया कि जैसे अलीम खान ने केस का दिफा करने के लिए गिरफ्तारी पर अपने ओहदे से वो मुस्ताफ़ी हुए, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को भी बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अलीम खान ने इस्तीफ़ा दे के एक बहुत शानदार रवायत का आगाज़ किया है, बहुत शानदार रवायत कायम की है और हम समझते हैं कि जिस तरह से वो नैब के केसेस को अपने उनको ये समझ है कि उन्होंने अपने ओहदे का इस्तेमाल किए बगैर नैब के केसेस का सामना करना है। यही सोच हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ की भी होनी चाहिए और हम ये मुतालबा करते हैं कि शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन से अलहदा हो जाएं और बदनवानी के मुकदमात का सामना करें। क्या यह मुतालबा इखलाकी तौर पर दुरुस्त है? क्या शहबाज शरीफ, जिनको एक बड़े तनाज़े के बाद यह ओहदा मिला, इस पर तैयार होंगे कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं? बड़ा सवाल है। लेकिन अलीम खान की गिरफ्तारी यकीनन मुस्लिम लीग नून की उस तनकीद का जवाब ज़रूर है जो वो नैब और एहतसाब के अमल की शफाफियत पर बार बार करते रहे। सर इक्विटी होती है, डेट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। सो अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर शहबाज शरीफ साहब अंदर बंद हो सकते हैं तो फिर बाबर अवान साहब क्यों नहीं हो सकते हैं, परवेज खटक साहब क्यों नहीं हो सकते हैं, बाबर अवान साहब क्यों नहीं हो सकते? रिजाइन दे दिया ना। फिर शहबाज साहब पहले गिरफ्तार हैं और लोगों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे शक है कि अब बैलेंस करने के लिए आपके लोगों को पकड़ा जाएगा। अलीम खान तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून का एतराज़ अभी भी इस सेंस में बरकरार है कि बाबर अवान साहब अभी तक बाहर हैं,
परवेज़ खटक साहब जिनके खिलाफ भी मुकदमात हैं वो भी बाहर हैं। इसके अलावा केपी में उनके मिनिस्टर आतिफ खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा है, जिन्होंने मालम जबा स्कैंडल में बताया ये जाता है कि मुबैना खुर्द-बुर्द किया गया। इसके अलावा आतिफ खान के अलावा इश्तियाक उर्मड़ एक और मिनिस्टर हैं इस वक्त कैबिनेट के केपी में, उनके खिलाफ जो बिलियन ट्री सुनामी है उसमें जो है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनकी भी गिरफ्तारी मुस्लिम लीग नून समझती है कि होनी चाहिए। इसके अलावा जुल्फी बुखारी प्राइम मिनिस्टर साहब के क्लोज एडी हैं, उसके अलावा उनके एडवाइज़र भी हैं, उनके खिलाफ भी ऑफशोर कंपनीज़ के केसेस हैं। तो देखते हैं कि आगे जाके मज़ीद क्या कोई गिरफ्तारियाँ होती हैं नहीं। लेकिन इस बड़ी गिरफ्तारी ने जहां तहरीक इंसाफ और शहबाज शरीफ के दरमियान तनाज़े को एक बार फिर जन्म दिया, वहीं एक सीनियर वजीर की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा परेशान तो कुछ मुतमईन नजर आते हैं। अलीम खान जहांगीर तरीन के करीबी साथी थे और उनकी गिरफ्तारी और पंजाब के सियासी मंजरनामे से फिलहाल उनके हटने का सबसे ज्यादा नुकसान जहांगीर तरीन को ही होगा। लेकिन दूसरी जानिब चौधरी सरवर और शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप्स के लिए अलीम खान की गिरफ्तारी इत्मीनान का बायस इसलिए भी होगी क्योंकि अब वो अलीम खान की छोड़ी हुई जगह उनका कोई बंदा जो है वो ले सकता है। 6 वजारतें थी उनके पास। याद रहे कि इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की जीत के बाद अलीम खान वजारत आला के मजबूत उम्मीदवार थे और ठीक उसी वक्त जब उनके वजारत आला की उम्मीदवारी की खबरें आना शुरू हुई, नैब ने उनके खिलाफ तहकीकात का ऐलान किया, जिसके बाद वो वजारत आला के मुकाबले की दौड़ से पीछे रह गए। अब एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली की बाज़गश सुनाई दी तो अलीम खान फिर गिरफ्तार हो गए। बतौर सीनियर वजीर उन्होंने ना सिर्फ 6 वजारतों का कलमदान संभाल रखा था बल्कि कुछ मुक्तदर हल्के उन्हें पंजाब का डिफेक्टिव वज़ीर आला भी गर्दानते थे। अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद उनका जानशीन कौन होगा? क्या यह ओहदा तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के पास जा सकता है, जो हाल ही में PTI से जो नाराज़ हुई थी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब फिर सुलह सफाई हो चुकी है। अलीम खान की गिरफ्तारी इसलिए भी अहम है क्योंकि उनके पास लोकल बॉडीज़ की वजारत थी जो पंजाब में इंतहाई अहम वजारत समझी जाती है। यही वजारत इंतखाबात के बाद आम इंतखाबात के बाद चौधरी परवेज़ इलाही को दिए जाने का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी गिरफ्तारी के बाद, अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद अब तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ साथ मुस्लिम लीग काफ भी उस वजारत के लिए यकीनन कोशिश करेगी। अहम सवालात हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे तजज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी भी, लेकिन पहले बात करेंगे लाहौर हम न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ शिराज हसनात से। शिराज, अलीम खान ने अब तक अपने ऊपर लगाए गए नैब के इल्ज़ामात का जवाब दिया, वो तफसीलात आपके पास आ गई हैं, आपके पास उसका पूरा डिटेल पड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने ज़राए आमदन का क्या मुकम्मल जवाब दिया या आपके ख्याल में नहीं दे पाए? वो देखें, अलीम खान के मुताबिक उन्होंने जितनी बार नैब ने उन्हें इससे कबल बुलाया वो उतनी बार पेश हुए, तमाम रिकॉर्ड नैब को प्रोवाइड किया, ना सिर्फ आपका बल्कि पुरानी तमाम जायदादों का। और उनका ये दावा है कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने अपने गोशवारे जमा कराए उसमें तमाम ऑफशोर कंपनी और बाकी तमाम जितनी भी उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद थी उन तब का तमाम का रिकॉर्ड मौजूद है। अलीम खान का ये भी दावा है कि जो ऑफशोर कंपनीज़ की बात की जा रही है, एक ऑफशोर कंपनी उन्हें विरसे में अपनी वालदा की तरफ से मिली थी। उनकी वालदा चूँकि फौत हो चुकी हैं, लिहाजा उसके कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है। तमाम जो ऑफशोर कंपनीज उन्होंने बनाई उसका बाकायदा तौर पे उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया, वो उसका टैक्स पे कर रहे थे, सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे थी। जितने इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए हैं वो उसको डिनाई कर रहे हैं, मगर नैब ने कुछ और इल्ज़ामात भी उनके ऊपर लगाए हैं। ऑफशोर कंपनीज और आमदन से ज़ायद अखराजात से ज़ायद आमदन और अपने असासाजात जो थे वो आमदन से ज़्यादा, ये केसेस उनके ऊपर जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। ठीक, इन्वेस्टिगेशन के मराहिल में अब ये केस आ गए हैं। अब उनका कल 15 रोज़ का रिमांड जो है वो नैब अप्लाई करेगी, जिसके बाद उनसे मजीद तफ्तीश की जाएगी। मगर अलीम खान इन तमाम इल्ज़ामात से अच्छा शिराज ये बताएं, क्या नैब जो नैब का वर्जन सामने आया है वो मुतमईन नहीं है? जो जवाब आप कह रहे हैं अलीम खान ने दिया, नैब उससे मुतमईन नहीं है, लेकिन क्या नैब के पास अलीम खान के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद भी मौजूद है? अच्छा, बिल्कुल जो नैब का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। नैब का ये कहना है कि बिल्कुल अलीम खान को इससे कबल जितनी दफ़ा भी बुलाया गया वो पेश हुए, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड भी दिए। और ये जो रिकॉर्ड है ये हम अपने नाजरीन को भी दिखा रहे हैं कि 31 जनवरी को अलीम खान ने तमाम रिकॉर्ड, तमाम सवालात के जवाब नैब को दिए। आज तकरीबन 2 घंटे वो नैब की टीम के सामने रहे। ज़राए का ये कहना है कि 18 के करीब सवालात पूछे गए, मगर अलीम खान सिर्फ 3 में नैब अफसरान को मुतमिन कर सके और वो अपनी ऑफशोर कंपनीज के बारे में ना बता सके। जबकि जो एक और काबिल ज़िक्र पॉइंट नैब ने जारी किया बाद में कि अलीम खान
खान ने अपनी जो प्रॉपर्टी की कंपनी बनाई जब वो वापस पाकिस्तान शिफ्ट हुए, उस प्रॉपर्टी कंपनी में उन्होंने पहले 600 कनाल ज़मीन ली, फिर और ज़मीन ली, और वो सारे के सारे इसमें ख़ास तौर पे जो गैर मुल्की पाकिस्तानी थे उनके जो अमाउंट ट्रांसफ़र किए गए उसमें बड़ा घपले किए गए, बहुत ज़्यादा अमाउंट रद्दोबदल करके अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की गई। और उसके बाद ना सिर्फ ये सब कुछ किया गया बल्कि जो रिकॉर्ड था उसको भी मुबैना तौर पर रद्दोबदल किया गया। नैब ने सिलसिले में SECP और दीगर जो मालियाती कंपनियां हैं पाकिस्तान में, इदारे हैं, उनसे रिकॉर्ड सारा कुछ लिया है। और उसके बाद तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 90 करोड़ से ज़ायद की ट्रांजैक्शन जो थी उनके अकाउंट से हुई थी, जिसके बारे में अलीम खान कोई खातिर का जवाब ना दे सके। और जब वो तफ्तीशी अफसरान को मुतमिन ना कर सके तो फिर चेयरमैन नैब की इजाज़त से और स्पीकर सूबाई असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद में लेके अलीम खान की बाकायदा गिरफ्तारी डाली गई। और इसी वक्त उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वज़ीर पंजाब को बहसीत सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब भेज दिया और अपने वारंट गिरफ्तारी पे दस्तखत भी कर दिए। मगर नैब अभी उनके सवालात से के जवाबात से मुतमईन नहीं। अच्छा शिराज, अलीम खान सीनियर वजीर थे, बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के करीबी साथी थे और काफ़ी अरसे से ये बताया जा रहा है कि ठीक ठाक फंडिंग भी उन्होंने पार्टी की थी। काफ़ी बासर पंजाब की सियासत और तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात में भी उनका अमल दखल था। कितना असर पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उनकी गिरफ्तारी का? जी बिल्कुल, अलीम खान की गिरफ्तारी एक बड़ा धचका तो है, मगर ये एक्सपेक्टेड थी। और मेरा ये ख्याल है कि ये तकरीबन 2 माह बाद हुई, ये 2 माह पहले एक्सपेक्टेड थी, जिस वक्त बाकायदा तौर पे चेयरमैन नैब ने भी हिंट दिए थे कि कुछ हुकूमती वज़रा के ख़िलाफ़ भी जो है वो सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और बिल्कुल अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, जो भी करप्शन करेगा उसके खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। फिर गवर्नमेंट के कुछ वजीरों ने भी बाकायदा तौर पे इस तरह के जो इशारे थे वो दिए थे। और बिल्कुल अलीम खान की गिरफ्तारी जाहिर था, बड़ी देर से खासतौर पे अपोजिशन इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही थी कि जी अलीम खान पे भी केसेस चल रहे हैं, इंक्वायरियाँ चल रही हैं, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा। तो एक तरफ से ये बैलेंस किया है नैब ने अलीम खान को भी पकड़ के। और अब जो अगला मरहला है उसमें हमजा शहबाज के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, जिसमें रमज़ान शुगर मिल्स में बाकायदा तौर पे उन्हें और उनके वालिद शहबाज शरीफ को नामजद मुल्ज़िम डिक्लेयर कर दिया गया। मगर चूंकि कोर्ट ऑर्डर्स हैं कि 10 रोज़ कबल हमजा शहबाज को आगाह करना होगा कि कब उन्हें गिरफ्तार करना है, तो मेरा ख्याल है अब अगला स्टेप नैब इस तरह करेगी। मगर अलीम खान की गिरफ्तारी से हुकूमत के कुछ हल्के जो उनके मुखालिफ थे गवर्नमेंट के अंदर वो बड़े खुश हैं। अलीम खान एक तरह से डिफेक्टो वज़ीर आला के तौर पे काम कर रहे थे। कुछ उस्मान बुज़दार साहब ने भी जो CM पंजाब में अपनी रिजर्वेशंस इमरान खान साहब को आगाह की थी, पार्टी में भी कुछ रिजर्वेशंस थी, तो काफ़ी हद तक वो जो पार्टी के अंदर एक एलिमेंट था अलीम खान के अगेंस्ट में, वो तो बहुत खुश हैं। और जो अलीम खान के सपोर्टर हैं वो इस मामले में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आज एक आला सतह की एक मीटिंग भी वज़ीर आला पंजाब ने ली है, जिसमें गवर्नर पंजाब को भी बुलाया गया था और इसमें तमाम मामला का जायज़ा लिया गया है कि इसको किस तरह टैकल करना है। गवर्नमेंट के वज़रा भी यही बयान दे रहे हैं कि जी अलीम खान ने अपने आप को पेश कर दिया और बेल नहीं कराई और वो साबित करेंगे। बहरहाल ये तो बात की बात है, मगर इस वक्त अलीम खान के लिए कड़ा इम्तहान है, क्योंकि लॉ के मुताबिक 90 दिन तक वो रिमांड पर नैब की हिरासत में रह सकते हैं। और जो पंजाब असम्बली ने कानून पास किया जिसमें सलमान रफ़ीक को भी पेश किया गया था, वो हाजिर हुए थे, असम्बली का इजलास अटेंड किया था, तो अलीम खान को भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जा सकेंगे और वो भी पंजाब असम्बली में शामिल होकर हाउस के ऊपर अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। मगर इस गिरफ्तारी से जो गवर्नमेंट को बहरहाल एक धचका लगा है और नैब की क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी हाई हुई है कि जी वो ना सिर्फ अपोजिशन को हिट नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट को भी हिट कर रही है। और अब इस केस में आगे भी कहा जा रहा है कि बाबर अवान वाला केस है और बाकी कुछ चीज़ें हैं जिस पर नैब को मजीद तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो एक इंप्रेशन उनके ऊपर आ रहा था कि वो सिर्फ अपोजिशन को हिट कर रही है, उससे बाहर निकलेंगे। गवर्नमेंट के लिए बहरहाल एक टफ टाइम है और अब देखना ये कि वो किस तरह अलीम खान को सपोर्ट करते हैं और अलीम खान किस तरह अपनी बेगुनाही साबित करते हैं, उसी पर उनका सियासी कैरियर भी। शिराज असनाद हम न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ हमें तफसीलात फराम कर रहे थे। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। न्याज़ी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। गिरफ्तारी को आप कैसे देख रहे हैं? इसका क्या इम्पैक्ट होगा पंजाब की पॉलिटिक्स पे? और दूसरा ये जो कहा जा रहा है कि जी नैब ने वो तासुर ज़ायल कर दिया है कि जी अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो बार बार पिछले 6 माह से जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी नैब पर मुसलसल ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी, कि एकतरफा कार्रवाइयां की जा रही हैं अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ। लेकिन आज की गिरफ्तारी से क्या आप समझते हैं कि वो तासुर ज़ायल करने में नैब कामयाब हो पाएगा कि गिरफ्तारियां जो है वो क्रॉस द बोर्ड हो रही है, अकाउंटेबिलिटी भी क्रॉस द बोर्ड हो रही है? मेरे ख्याल में जो तासुर है वो तो इसलिए ज़ाहिर नहीं होगा कि वो तासुर बड़ा मुस्तहकम है, उसकी वजह कोई शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी तक महदूद नहीं है, न हमजा शहबाज के ऊपर जो इंक्वायरी हो रही है उस तक महदूद है। वो एक पूरा तसलसल है जब से नया वजीर बनाई है मुशर्रफ साहब के वक्त से,
तो उस वक्त उसका काम नहीं था कि पार्टियां तोड़ो, पार्टी बनाओ, अपने देखे काफी बनी, फिर उस पार्टी के पैटर्न को बना और इन सालों में उस सियासत में उसने भरपूर हिस्सा दिया और उसके अकाउंट जो है उस मुख्तलिफ मौके पे जो इवन फौज के जर्नैल थे, जनरल शाहिद अजीज साहब की किताब पढ़ लें, जनरल अमजद साहब के ऑफ द रिकॉर्ड अकाउंट पढ़ लें, जमशेद जनरल कमचानी की बातें सुन लें, तो साफ था कि वो वहाँ से ही वो नैब को तब भी सियासत में इस्तेमाल किया गया और फिर 2018 के इलेक्शन में जिस बेईमाना तरीके से नैब सामने आई और उन्होंने जो जो काम किए उन सारी चीज़ों के अंदर एक कदम मुश्किल थी कि मुस्लिम यून को इलेक्शन के अंदर क्या उन्होंने बातें की थी या नहीं की थी, मैं खुद मेरिट में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन नैब ने जो जिस मौके पे जिसको कहते हैं राइट थिंग एट द रॉन्ग टाइम या रॉन्ग थिंग एट द रॉन्ग टाइम व्हाटएवर, तो वो सारे जो थे उससे सियासत में उसको बहुत नुकसान पहुंचाया, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि जो अगर केस इन पॉइंट जो केपी में थे, मतलब रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम था या माल जबा केस था या केपी नेट के ऊपर 83-85 करोड़ का जो एक तखमीना था या केपी हाउस इस्लामाबाद के अंदर जो 22-23 करोड़ रुपए चाय के पेड़ लगा दिए गए, ये सारी चीजें जो थी पिछले 7-8 महीने की गर्दिश में थी, लेकिन और बेशुमार ऐसी चीजें थी जो बड़े संजीदा चीजें थी, नैब ने उसके ऊपर कोई खातिर खा काम नहीं किया। तो इसलिए ये तो कहना कि जी वो कोई ये तासर ज़ाहिर करेंगे तो वो तो शायद मुमकिन ना हो। ठीक है, अच्छा न्याय साहब, अगर पंजाब की पॉलिटिक्स की बात की जाए, अब आ गया जी, अगर पंजाब की पॉलिटिक्स पे आ जाए, जी उसमें पॉलिटिक्स पे सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ न्याजी साहब के जी पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि 2-3 ग्रुप्स हैं तहरीक इंसाफ में, बताया जा रहा है कि उनकी अलीम खान की गिरफ्तारी जो है वो जहांगीर तरीन के लिए बड़ा सियासी धचका है, क्योंकि वो खुद नाअहल हो गए थे और अलीम खान की सूरत में कम से कम बताया ये जा रहा था कि वो डिफेक्टिव सीएम थे और जहांगीर तरीन के राइट हैंड मैन का किरदार वो अदा कर रहे थे पंजाब में। लेकिन दूसरी जानिब अब शाह महमूद ग्रुप भी एक्टिव हो जाएगा, चौधरी सरवर साहब चाहेंगे कि उनके लोगों को वजारत मिले, मुस्लिम लीग काफ एक दफा फिर चाहेगी कि लोकल बॉडीज जो है वो मिनिस्ट्री उनको मिले जो अलीम खान के पास थी। लेकिन आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए जी, इस 2-3 चीज़ें, पहली बात तो यह है कि ये जो पंजाब के अंदर टग ऑफ वार है या इंटरनल स्ट्राइक्स है तहरीक इंसाफ की, ये तो एक किस्सा पारीना है, एक अरसे दराज से चल रही हैं और बड़ी ही भरपूर तरीके से दस्तो गिरबां है तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप। और आपने देखा होगा शाह महमूद कुरैशी के पब्लिक स्टेटमेंट, फिर जहांगीर तरीन के पब्लिक स्टेटमेंट, फिर इलेक्शन के फ़ौरन पहले इलेक्शन के बाद ये सारी चीज़ें चल रही थी। जो चीज़ असल है वो ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन के बाद बेशुमार लोगों को जो जिनके बारे में था कि जी बस इलेक्शन के बाद सियासत इन्हीं के घर की लौंडी बन के रहेगी या यही भरपूर तरीके से सियासत कर रहे होंगे, तो इमरान खान ने उनको सबको एक एक को चुन चुन के खुड्डे लाइन लगा दिया। वो केपी में परवेज़ खट्टक हो या पंजाब में अलीम खान हो या चौधरी सरवर हो, मैं समझता हूँ इनको, मैं बल्कि मुंह पे कह चुका हूँ चौधरी सरवर साहब को भी कि और बाकी भी दोस्तों को कि आप लोगों को उन्होंने एक एक को करके खुड्डे लाइन लगा दिया। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि पंजाब के अंदर बहरहाल आपको एक बहुत ही तकड़ी किस्म की हुकूमत चाहिए थी पॉलिटिकली, बाकी तो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो चाहिए थी, पॉलिटिकली बहुत तकड़ी हुकूमत चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली जो बुज़दार साहब को जब उन्हें नॉमिनेट किया तो बुज़दार साहब के अंदर ये चीज़ सामने आ गई कि उनमें वो कैपेसिटी नहीं है जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उनका एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था। वहाँ वो लॉफिंग स्टॉक बने हुए हैं, उनका एक मिजाक है कि ना वो समरी पढ़ सकते हैं, ना दस्तखत कर सकते हैं, ना वो आगे चल सकते हैं, ना कुछ। वहाँ बिल्कुल एक अजीब किस्म का टर्माइल है। सियासी तौर पर उनमें वो नहीं है कि वो एक लीडर की हो और वो तहरीक इंसाफ के MPs को उनकी मेजॉरिटी को कम से कम साथ लेके चलें, तो वो सारे लोगों ने कोई उसको संजीदगी से नहीं ले रहा। यहाँ पे आप अलीम खान का रोल आप पहले ले लें। अलीम खान या एक सीनियर मिनिस्टर भी नहीं थे, बल्कि जैसे आपने डिफेक्टो कहा है या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पे थे और 4-5-6 महकूम चला रहे थे और पॉलिटिकली भी वो बड़े तेज तरार थे और बड़ा उनके अंदर ज़्यादा फहम थी। अब अलीम खान को, मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि अलीम खान को ये तहरीक इंसाफ ने शुरू दिन से उनकी दबे लफ्ज़ों में कंप्लेंट भी थी कि उनको जब उनको चीफ मिनिस्टरशिप का नाम आने लगा तो उनका नाम आ गया। अब कहने का जो अगर इसको समअप करें तो यह है कि तहरीक इंसाफ के लिए गो उनकी अपनी कोशिश के में अंदर शामिल हाल है कि अलीम खान जो है वो सफ़े हस्ती से ये पर्दा सीमी से हट जाए,
लेकिन इससे जो अब पंजाब के अंदर एक सियासी क्योस इख्ताश सामने आएगा, वो मेरा ख्याल तरीके साहब उसका अंदाजा नहीं लगाया। अब बिल्कुल क्योटिक सिचुएशन होगी, क्योंकि उनके पास बंदा नहीं है। ये नहीं है कि वो बंदे चुने गए हैं, 2-3-4 बंदे MPA लेके, और वो अच्छे भी हैं, लेकिन वो किसी तरीके से खातिर में नहीं आएंगे। और वो जो वारदात है जिसमें तहरीक इंसाफ, वो मैंने आज भी किसी अपने शो में कहा था कि अलीम खान के मामले में और पार्टी के कुछ रहनुमाओं में अंग्रेजी का मुहावरा है कि आप जो है ना रनिंग विद द अपना हंटिंग विद द हाउंड है रनिंग विद द हेयर, कि आप भेड़िए के साथ शिकार कर रहे हो और जो शिकार है खरगोश उसके साथ दौड़ रहे हो, तो दोनों को आप तसल्ली दे रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। नाज़िर साहब, आखिरी सवाल आपसे, ठीक है नाज़िर साहब, आखिरी सवाल आपसे। अभी तो फिलहाल अलीम खान मुल्जिम है, आगे जाके तहकीकात होंगी, रेफरेंस फाइल होगा, अदालत में बात जाएगी, लेकिन अगर उन पर ये इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं, वो मुजरिम बन जाते हैं, तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े डोनर रहे हैं अलीम खान, बड़े रहनुमा रहे हैं, तो ये मॉरली कितना डैमेजिंग होगा तहरीक इंसाफ के लिए? क्योंकि ये मुकदमात तो उन पर थे, ये इल्ज़ामात उन पर थे, उनको टिकट दिया गया, फिर ये इल्जामात उन पर थे, उनको सीनियर मिनिस्टर बनाया गया। तो अगर ये इल्जामात साबित हो जाते हैं तो हाई मोरल ग्राउंड पे हमेशा स्टैंड किया तहरीक इंसाफ ने। मेरा ख्याल है कि जहां तक तो आपका यह है कि जी कोई उनका जो उसको जो नुकसान होगा इखलाकी उसकी कदरों को, तो पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद सालों से, बल्कि एक अरसे से, जब आप इल्ज़ाम लग जाता है तो 90% आपका काम हो जाता है। चाहे वो इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पे लगे, इमरान खान पे लगे, नवाज शरीफ साहब पे लगे, मरियम पे लगे, तो आपका जो परसेप्शन है, पब्लिक इमेज है, खसूसन आपके मुखालिफ कैंप के अंदर, वो बिल्कुल 100% एस्टेब्लिश हो जाता है। वो कहते हैं जी ये मुलजिम नहीं है, मुजरिम है। बल्कि आप देखोगे तहरीक इंसाफ वालों का रेटरिक, वो कहते थे मुजरिम, वो तो मुंह से लफ्ज़ ही मुजरिम निकालते थे, मीडिया ने क्रैक करता था। लेकिन दूसरी बात यह है कि चाहे वो 2 महीने बाद, 3-4 हफ्ते बाद, 5-6 हफ्ते बाद बाइज्जत रहा भी हो जाए, तो ये जो डेंट पड़ा है, डैमेज पड़ा है, जो आज की तारीख में, जो अगले चंद दिनों में उसके असरात मुरतब होने हैं, वो अपना काम दिखा चुका होगा। मेरा ख्याल है कि ये इसका तो कोई हल नहीं है, और जो कुछ हो चुका है वो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच चुके तहरीक इंसाफ को। और उसके अंदर ये जो उनके ऊपर एक और दाग स्टिग्मा लगा है, इसको रहने ही रहना है कि अलीम खान जो है वो करप्ट के हैसियत से पहले भी उनके बारे में चे में गोई होती थी। वो पैसा जब देते थे तो अलीम खान ने मुझे खुद बताया था कि लाहौर का जो 30 अक्टूबर का जलसा है जी, वो 100% उन्होंने फाइनेंस किया। तो मैं उस वक्त ज़ाहिर है कि बड़ा इमरान खान साहब के करीब था, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैंने कहा अलीम खान, ये बात जो तुम कह रहे हो, इमरान खान ये टीवी पे कभी नहीं कहेगा कि अलीम खान हमें पैसे दे रहा है, क्योंकि आपके पैसे के बारे में एक जनरल परसेप्शन ये है कि पैसा साफ नहीं है। ये मैं बात करूं 2011 की। अब तो खैर बहुत पुलों के नीचे पानी गुजर चुका है और अलीम खान पे बहुत कुछ जो है एस्टेब्लिश हुआ है। इस तासुर से ये जाहिर नहीं होता, चाहे वो रहा भी हो जाए, और जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है बड़ी बात में एक ब्रेक का, जिसके बाद बात होगी सुप्रीम कोर्ट के एक अहम लेकिन पेचीदा फैसले की। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। 2017 में इस्लामाबाद के इलाके फैज़ाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक के धरने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस जो लिया था उसका अहम और पेचीदा फैसला सुनाया, जिस पर अमल दरामद हुकूमत के लिए यकीनन एक बड़ा चैलेंज होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के तहरीर करदा 43 यानी 43 पेजेस पर मुश्तमिल फैसले के मुताबिक कानून की जानिब से आयद की गई माकूल पाबंदियों में रहते हुए शहरियों का हक है कि वो सियासी जमातें बनाएं, उसके रुकन बने, और हर शहरी और सियासी जमात पुरअमन इज्तिमा और एहतजाज का हक भी रखती है। लेकिन इज्तिमा और एहतजाज करने की हद उस वक्त तक कानून के दायरे में है जब तक वो किसी दूसरे के बुनियादी हुकूक, आज़ादाना नक्लो हरकत और इमलाक को नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई भी सियासी जमात इन कवानीन की पासदारी ना करे तो इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ, उस सियासी जमात के खिलाफ कानून के तहत फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 12 मई 2007
के साने का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि कराची की सड़कों पर पुरअमन शहरियों के कत्ल और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में रियासत की नाकामी से बुरा असर पड़ा और दूसरों को तकवीत मिली कि वो भी अपने एजेंडे के उसूल के लिए बदअमनी फैलाएं। तहरीरी फैसले के मुताबिक तहरीक लब्बैक ने हुकूमत की जानिब से उनके चीदा मुतालबात मानने के बावजूद धरना जारी रखा, जिससे इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहर मफलूज होकर रह गए। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम सरकारी गैर सरकारी इदारों का काम मुतासिर हुआ। धरने के दौरान TLP रहनुमाओं ने बिला रोक टोक नफरत अंगेज तकारीर की। ये आपको मैं तफसीली फैसले के इक्तिसाबात सुना रहा हूँ। और हुकूमत मुखालिफ हर फर्द धरने का हिस्सा बना और मुफ्त की पब्लिसिटी मिलने के बाद तहरीक लब्बैक किसी हद तक एक मारूफ सियासी जमात बन गई। फैसले के मुताबिक मुजाहिरीन ने CCTV कैमरों की तारें तक काट दी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितनी भरपूर तैयारी करके आए थे। अदालत ने हुक्म दिया कि जो मुजाहिरीन अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक फौरन कार्रवाई की जाए और अगर कोई शख्स ऐसा फतवा जारी करे जिससे किसी को नुकसान हो तो उसके खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी कवानीन के तहत मुजरिमाना मुकदमा चलाया जाए। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की कि नफरत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी फैलाने वालों की निगरानी की जाए और कानून के मुताबिक जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ फैसले में धरने के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों पर कड़ी तनकीद की गई, उनके किरदार पर कड़ी तनकीद की गई। अदालत ने वाज़ेह किया कि पुलिस और दीगर इदारों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं अपनाई। अदालत ने हिदायत जारी की कि आइंदा ऐसे वाक़यात से निपटने के लिए पुलिस और दीगर इदारों को असर-ए-नौ अपनी गाइडलाइंस वज़ा करनी होंगी। अदालत के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे एक मयारी तरीक़ाकार और मनसूबा तैयार करें कि किस तरह रैलियों, एहतजाज और धरनों से निपटा जाएगा मुस्तकबिल में। अदालती फैसले में यह भी कहा गया कि हुकूमत ने आइन के तहत फौज का ताउन हासिल किया, लेकिन फौज की तैनाती से कबल ही 26 नवंबर की रात को हुकूमत और धरना क़यादत के दरमियान मामला तय पा गए, जिसके बाद धरना देने वाले बावर्दी अफराद से रकम वसूल करने के बाद मुंतशिर हो गए। अदालत के मुताबिक आईन पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के अफराद को किसी तरह भी सियासी सरगर्मी से मना करता है और हुकूमत को हिदायत जारी की गई कि वजारत दिफा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के जरिए हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करें। अदालत ने तमाम इदारों को हिदायत जारी की कि वो अपने मैंडेट से तजावुज़ ना करें और अपने अपने दायरे कार में रहते हुए काम करें और खुफिया एजेंसीज अवाम और रियासत की सलामती को कमज़ोर करने की कोशिश करने वाले अनासिर की सरगर्मियों की निगरानी करनी चाहिए। अहम फैसला है, लेकिन क्या यह फैसला मुल्क में धरने के कल्चर को ख़त्म करवाने में कामयाब हो सकेगा? इसका इन्हिसार उस अदालती फैसले पर हुकूमत के अमल दरामद पर होगा। लेकिन क्या हुकूमत इन पेचीदा हिदायत पर अमल दरामद करवा पाएगी? बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाइक उस्मानी साहब, TLP ने जो धरना दिया था उसका तफसीली फैसला आ चुका है। उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा ने हुकूमत के किरदार पर तनकीद की, इदारों पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने इदारों के रोल को डिफाइन करने की बात की। रोल, मैंडेट, इख्तियारात सब कुछ पहले से ही तयशुदा है सर, डिफाइन है। असर-ए-नौ कैसे इनका तयन हो सकेगा? कैसे रीडिफाइन करना चाह रही है अदालत इसको? देखिए, ये आपने सही कहा कि रोल तो ऑलरेडी डिफाइंड है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन चूँकि पिछले 30-40 साल से जो हमारी तारीख़ है उससे ये पता चलता है कि हमारे जो ये हसास अदारे हैं वो अपने मैंडेट से बढ़कर चीज़ें करते हैं और किसी की मजाल नहीं होती कि उनको रोक सके। और ये चीज़ कैसे ख़त्म होगी, ये सिर्फ कहने से या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरसूरत जो उन्होंने ये बात कही है कि कानून साजी होनी चाहिए ताकि उनके मैंडेट को सही तरीके से डिफ़ाइन किया जाए। अगर इस पे काम हो, अगर ये असेंबली इस पे काम करे और ये सही तरीके से कानून साजी करे ताकि उनका रोल डिफ़ाइन हो, फिर यकीनन कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उसमें देखने की ये बात है, क्या हमारी पार्लियामेंट को इतनी हिम्मत होगी कि वो इस किस्म का मैंडेट डिफ़ाइन करने की कोशिश कर सकें? ये एक अलग चीज़ है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जजमेंट तो यकीनन आ गई, यानी उसका करने का तरीका तो आ गया और करने के मौके भी आ गए, लेकिन क्या हमारी पार्लियामेंट उसको कर सकेगी, ये एक अलग चीज़ है।
ये एक सियासी जवाब इसका होगा, इसका तो और। अच्छा शाइख उस्मानी साहब, आपने पार्लियामेंट में हिम्मत की बात की, हसास इदारों के इख्तियारात से तजावुज़ करने की बात की, लेकिन अगर हम अपनी तारीख पर नज़र डालें 70-75 साल जितने भी है, तो सियासतदान हो, इदारे हो, अदलिया हो, मुख्तलिफ अदवार में उनके जो उन्होंने किरदार अदा किए उन पर तनकीद की जा सकती है। मिसाल के तौर पर आज के फैसले में 12 मई के वाक़े का जिक्र है, अगर उस वक्त दुरुस्त इक़दाम किए जाते, ये फैसले में ये लिखा है, तो किसी को धरने जैसी चीज़ें करने की हिम्मत ना होती। अब सवाल यह है कि 12 मई के वाक़े को 11 साल हो चुके हैं, इस दौरान छोटी छोटी चीज़ों पर अस खुद नोटिस लिए गए, तो अदलिया 12 मई का भी सो मोटो ले सकती थी, अस खुद नोटिस ले सकती थी, तो अदलिया के किरदार पर भी तनकीद की गुंजाइश तो मौजूद है। देखिए बात वही है कि 12 मई का जो मामला था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। ये जो मामला है जो कि जिसके ज़िक्र अभी आप कर रहे हैं, जो कि काजी फ़ायज़ ईसा मुशीर आलम साहब ने जो जिसके मुतालिक जजमेंट दी है, इसमें फ़र्क है चूँकि वो जो था वो तो सियासी एक किस्म की सियासी चीज़ थी जिसमें कि सियासी पार्टी को सपोर्ट करते वक्त ये सब चीज़ें हुई। लेकिन जो उन्होंने पॉइंट आउट किया है वो ये कि अगर उस वक्त कोई ऐसा कैसे इक़दाम लिए जाते कि इनको कंट्रोल किया जा सके, कोई रूल्स बना देते, कोई लॉज बना देते, तो शायद उससे फ़ायदा होता। लेकिन कहाँ तक फ़ायदा होता ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क है। लेकिन बहरसूरत जो उन्होंने अभी कहा है इससे कुछ फ़ायदा यकीनन होगा, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि उसी सूरत में फ़ायदा होगा अगर हमारी पार्लियामेंट कानून साजी कर सके। अच्छा शाइख उस्मानी साहब, तो बजाय इसके कि इदारे एक दूसरे की गलतियां गिनवाएं, क्या तमाम इदारे बशमूल पार्लियामेंट और अदलिया को खुद अपनी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करनी चाहिए? अगर कोई इदारा उठकर अदलिया और हुकूमत पर तनकीद करे लेकिन ख़ुद भी वो काबिल तनकीद हो, तो फिर बात तो नहीं बनेगी। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में वकला की गैर कानूनी तजावुज़ात पर अदलिया ने अब तक क्या बोलना तो चाहिए उस पर भी। देखिए इंट्रोस्पेक्शन तो अदारों को यकीनन करनी चाहिए, वो तो मेरे ख्याल में सब अदारे करते हैं कुछ हद तक। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे तो और है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चंद अदारे जो हैं वो इतने मजबूत हैं और उनकी पावर इतनी ज़्यादा है, उनका असर रसूख इतना ज़्यादा है कि वो बहुत सी चीज़ें कर जाते हैं जो कि दूसरे अदारे नहीं करते। इसी तरह आप देख लीजिए जुडिशरी का भी देख लें। जुडिशरी जो चौधरी इफ्तिखार साहब के ज़माने से पहले जुडिशरी का रोल बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसके बाद जुडिशरी को काफ़ी शय मिली और उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें की जो कि आम तौर से जुडिशरी नहीं करती थी, लेकिन वो करनी चाहिए थी। उसकी वजह से जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल हो गई। और फिर अब उसके बाद आपने देखा कि पिछले जब साकिब निसार साहब थे उस वक्त भी बहुत से फ़ैसले किए गए जिसमें जुडिशरी ने बहुत सी चीज़ें की जो कि शायद आम तौर से जुडिशरी को नहीं करना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें इसी वजह से होती हैं जबकि एक डेमोक्रेसी का जो मेन अदारा होता है वो पार्लियामेंट होता है। ठीक, जब वो पार्लियामेंट कमज़ोर हो जाती है तो उस सूरत में फिर बाकी अदारे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हुदूद से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और यही हुआ हमारे मुल्क के अंदर। देखिए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबरान जो होते हैं। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, जिसके बाद बात होगी कि शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जेल वापस भी जाना चाहते हैं और ज़मानत भी चाहते हैं। ये माजरा क्या है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत मिल सकती है या नहीं, यह है बड़ी बात का बड़ा सवाल। और साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ के मौक़िफ़ में तज़ाद क्यों है? एक तरफ उनका मौक़िफ़ यह है कि उन्हें हॉस्पिटल से जेल भिजवाया जाए। आज लाहौर में ख़बरों के मुताबिक नवाज शरीफ को मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के मुताबिक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया जाने लगा, तो नवाज शरीफ ने उसकी मुखालफत करते हुए बयान दिया कि वो बार बार हॉस्पिटल्स में मुंतकिल नहीं होना चाहते, उससे बेहतर यह है कि उन्हें जेल वापस भिजवा दिया जाए। जिस पर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान का मौक़िफ़ सामने आया कि नवाज शरीफ इस वक्त कैद में है और उन्हें कहां मुंतकिल किया जाएगा यह हुकूमत का काम है। बात उनकी ठीक है, लेकिन इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ को सर्विसेज हॉस्पिटल में ही रखने का फैसला किया जा चुका है, जहां पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स उनका मुआयना करते रहेंगे। इस सारे तनाज़े में महसूस ये होता है कि नवाज शरीफ ऐसा कोई तासुर नहीं देना चाहते कि वो हुकूमत से किसी भी किस्म का रिलीफ ले रहे हैं। सब तो चाहते हैं कि उनको जेल वापस ले जाए। मैडम, आवाम भी बहुत दुआ हुए हैं, आपको ये आवाम
लेकिन जहां नवाज शरीफ बजायर जेल वापसी के ख्वाहिशमंद हैं, वहीं अदालत से जमानत के तलबगार भी हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस आमिर कियानी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत से नवाज शरीफ के इलाज से मुतालिक तमाम तफसीलात तलब की। वाज़ेह रहे कि मियां नवाज शरीफ को 24 दिसंबर को अल-अज़ीज़िया केस में 7 साल की सजा हुई, जिसके बाद 26 जनवरी को उनके वकला की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई कि उनके मुवक्किल की सेहत तसली बख्श नहीं, इसीलिए सज़ा के खिलाफ अपील से पहले तिबी बुनियादों पर उनको जमानत दी जाए। आज दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि नवाज शरीफ का इलाज कब से हो रहा है और उनके लिए मेडिकल बोर्ड किसके हुक्म पर और क्यों बनाया गया। अदालत में मौजूद जेल हुकाम ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराते हुए बताया कि महकमे दाखिला पंजाब की दरख्वास्त पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेशल मेडिकल बोर्ड की मुतफिका राय यह है कि नवाज शरीफ को दिल की शरियानों का मर्ज लाहक है और नवाज शरीफ के पुराने मुआलिज से भी मशवरा किया जाए, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड बनाया, उनको भी नोटिस जारी कर देते हैं। अदालत ने नवाज शरीफ के वकील और नायब प्रोसिक्यूटर को मेडिकल रिपोर्ट्स की नकुल फराहम करने की हिदायत देते हुए नायब को अहकामात जारी किए कि वो नवाज शरीफ की अपील पर अपना जवाब जमा कराए। अहम बात यह है कि नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को आगाह किया कि वो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अदालत से इसरार किया कि तिबी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त को जल्द अज जल्द सुना जाए। चलते हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब के पास। शाइक उस्मानी साहब, क्या आप समझते हैं कि तिबी बुनियादों पर नवाज शरीफ साहब जो है हेल्थ ग्राउंड्स पर उनको जमानत मिल सकती है? नैब केसेस में क्या कोई ऐसी मिसाल मौजूद है? अब देखिए, बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि ये तो मेडिकल बोर्ड ये फैसला करेगा कि वो कहाँ तक कि उनकी हालत कितनी ख़राब है कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत है इलाज के लिए। वैसे तो हमारे मुल्क में भी तकरीबन हर एक चीज़ का इलाज यहाँ हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है बाहर जाने के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है उनको जिसके लिए कि पाकिस्तान में इलाज नहीं हो सकता, उस सूरत में यकीनन उनको इजाज़त मिलनी चाहिए बाहर जाने की। लेकिन अब देखिए, होता यही है कि जब हमारे मुल्क में कोई सियासतदान जब किसी तरीके से जेल में चला जाता है किसी वजूहात की बिना पर, तो उसके बाद फिर उसके हेल्थ के इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं, और वही अभी भी शुरू हुआ है। और नहीं, उनको तो काफ़ी पुरानी तकलीफ बीमारी है, मेडिकल बोर्ड सर्टिफाई कर देते हैं कि उनको बड़ी सीरियस बीमारी है, तो यकीनन उनको हेल्थ के बिना पर तो देना चाहिए। ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन चीज़ है जिसमें कि आप कोई सियासत को नहीं लगाना चाहिए, ना उस सियासत को मिलाना चाहिए। अब ये तो फैसला करेगी मेडिकल बोर्ड। अच्छा जज साहब, जो एक रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील थी, वो आज दरख्वास्त दी गई है नवाज शरीफ के वकील ने कि वो वापस लेना चाहते हैं, और उसकी बजाय मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने दरख्वास्त दी जमानत की। तो क्या कितना अहम है नवाज शरीफ की लीगल टीम की जानिब से इस तरह का कदम उठाना? देखिए, इसकी वजूहत ये हैं, मेरे ख्याल जिस वजह से उन्होंने किया है, उनको ये पता है कि इवेंचुअली वो अपील सुनी जाएगी जो कि उन्होंने फ़ाइल की थी नैब के जो सज़ा हुई थी उसके ख़िलाफ़ जो अपील फ़ाइल की थी। वो अपील जब भी उसकी हियरिंग होगी, उसके बाद ये हो सकता है कि वो अपील उनकी रिजेक्ट हो जाए, तो उनके लिए फिर वापस जेल में जाना पड़ेगा उनको, जब तक कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट उसको सेट असाइड न करे। तो इन्होंने उस चीज़ को पहले से रोकने के लिए उन्होंने अगर सोचा कि अगर हेल्थ की बिना पर अगर वो बच जाते हैं तो फिर उसकी नौबत नहीं आएगी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें तो बाहर सूरत डाउट्स मौजूद हैं, क्या पता वो अपील एक्सेप्ट हो, क्या पता वो अपील ना एक्सेप्ट हो। तो इस चीज़ को उससे बचने के लिए जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात होगी NFC वार्ड की, छोटे सूबों की। सिंध को काफ़ी ठीक ठाक गिले शिकवे हैं विफाक से, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा को भी गुज़श्ता दौरे हुकूमत से गिले शिकवे तो थे, लेकिन अब तो दोनों फेडरल और सूबे में उनकी हुकूमतें हैं। और आज एक बड़ा अहम ऐलान किया असद उमर ने, और उन्होंने कहा कि IMF के साथ मुज़ाकरात में सूबों को भी शामिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर तैमूर सलीम झगड़ा हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहेगी।
वेलकम बैक नाज़रीन। विफाक और सूबों के दरमियान 9वें यानी 9th NFC वार्ड को तय करने के लिए आज इजलास हुआ, जिसकी अहम बात यह थी कि विफाक और सिंध के दरमियान बर्फ कुछ पिघलती नजर आई। गुज़श्ता कई हफ्तों से सिंध हुकूमत तवातुर से विफाकी हुकूमत से फंड्स रोकने और इख्तियारात में मुदाखलत के गिले करती रही है, लेकिन आज सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह, वज़ीर ख़जाना असद उमर के बयानात पर वो काफ़ी हद तक मुतमईन नजर आए। एक अहम फैसला यह भी आया कि विफाकी हुकूमत IMF से मुज़ाकरात में सूबों को भी शामिल करेगी, जिससे यह उम्मीद की जा सकती है कि मालियाती तनाज़े भी एक अच्छे माहौल में तय हो सकेंगे। इस बार क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबों के गिले दूर कर पाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के में तहरीक इंसाफ को गिला ये रहा कि खैबर पख्तूनख्वा को कम हिस्सा मिलता है। अब तहरीक इंसाफ खुद हुकूमत में है और वही गिले शिकवे अब सिंध हुकूमत कर रही है। रेस किया था जो कलेक्शंस कम हुई हैं इस वक्त, पिछले जो 7 महीने गुजरे इस फाइनेंशियल ईयर के, उसमें हमारे सूबे को और आई गेस बाकी सूबों को भी पिछले साल से भी कम पैसे मिले। तो ये इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने हमें यकीन दिलाया है कि बाकी जो 5 महीने हैं उसमें कलेक्शंस बेहतर होंगी और सूबों को पैसे कितनी कम हुई हैं सर 7 माह में? देखिए, हमें अगर टोटल रन रेट के हिसाब से देखा जाए, अगर इन्हें पूरा कलेक्ट करते तकरीबन 104 अरब रुपए करने। इसके अलावा नाज़रीन NFC अवार्ड पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और जो साबिक़ कबायली इलाके थे अब तो मर्जर हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा बन चुका है। उनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बाकी सूबे जो थे, खुसूसन सिंध जो था, वो थोड़ी सी उनमें रिजेंटमेंट थी। वो तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना है, फाइनेंस मिनिस्टर। झगड़ा साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। क्या हुआ आज जब मुराद अली शाह साहब निकले तो उन्होंने बड़ा एक बयान ये दिया कि जी असद उमर साहब 18 अमेंडमेंट को ख़त्म नहीं करना चाहते। पहले बड़ी 3-4 हफ्ते से लड़ाइयाँ हो रही थी। उन्होंने KP और मर्जर के बारे में भी कुछ नहीं कहा। अब थे वहाँ पे, तो हुआ क्या? अच्छे माहौल में मीटिंग हुई और फैसले क्या हुए वहाँ पे? मेरे ख्याल में बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई और अच्छा है कि कुछ बातें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। मैंने तो कुछ टाइम पहले ट्वीट किया था कि किसी को भी 18th अमेंडमेंट का ठेकेदार नहीं बनना चाहिए। हर पार्टी में 18th अमेंडमेंट के डिफेंडर्स भी हैं और 18th अमेंडमेंट पे लोगों की पर्सनल राय भी है कि तनकीद ऑन डिफरेंट पार्ट्स। जो आज फैसले हुए वो बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, तो उस पर हर सूबे ने और वफाक ने अपने इश्यूज़ रखे और जिन टॉपिक्स पे काम करना है उनके लिए सब कमिटीज़ बनी। जो ज़रूरी बात है वो ये है कि 2 तरीक़ों में ये हो सकता था, या तो एक खुशगवार माहौल में जहाँ पे वो प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे सब मिल के काम करें, या एक कॉम्पिटिटिव माहौल में जहाँ पे जो है लोग रिजिड हों। और आपको याद रखना चाहिए कि जहाँ तक NFC का ताल्लुक है वहाँ पे पार्टी अलाइनमेंट कम माने रखती है और जो सूबों के इंटरेस्ट्स हैं दूसरे सूबों के साथ या सूबों के वफाक के साथ, वो कभी कभी शायद ज़्यादा माने। अच्छा, बालफाज़े दीगर, अगर तो आपको अपने सूबे के लिए अपनी विफाकी हुकूमत से लड़ना पड़ा तो आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, 2 चीज़ें जो कि ज़रूरी है मेरे ख्याल में हर मेंबर को सोचने के बारे में, कि जिस कंस्टिट्यूंसी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो सूबा हो या वफाक हो, वो अपनी इंटरेस्ट कैसे सामने रखते, और दूसरी कि वो जिस कंस्टिट्यूंसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं वो पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर पाकिस्तान सक्सेसफुल होगा हम सब सक्सेसफुल होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप जो है एक सबसर्विएंट रिलेशनशिप में नहीं आ सकते जहाँ पे आप सिर्फ जो है वफाक की माने। तो अगर सूबे के राइट्स डिफेंड करने पड़ेंगे तो हम बिल्कुल सूबे के राइट्स डिफेंड करेंगे। अच्छा झगड़ा साहब, अभी मर्जर तो हो चुका है लेकिन उसमें एक बड़ा इशू वही आ रहा था, 3% NFC से आपको मिलना था, सूबों ने कंट्रीब्यूट करना था, कुछ सूबों ने रिजर्वमेंट शो की थी। अब तय क्या पाया, क्या हो रहा है, क्या आपको पैसे मिल रहे हैं और कौन दे रहा है 3%? हमें इस पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन को हटाना है। पहली चीज़ ये कि हमने अपनी होमवर्क की हुई है NFC से पहले। अच्छा, तो जो उसके लिए सबसे ज़रूरी था वो ये था कि हम वफाक से बात करें कि चूँकि NFC एक लंबा प्रोसेस होता है
कि NFC तो होता जाएगा, कोई गारंटी नहीं है कि NFC अगले बजट से पहले ख़त्म हो। तो जो हमारी वफाक के साथ अंडरस्टैंडिंग है वो प्राइम मिनिस्टर साहब भी अनाउंस कर चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी अनाउंस कर चुके हैं, और मैं उनको कोट करता हूँ कि PTI की गवर्नमेंट्स अपना 3% में हिस्सा देंगी। अच्छा, तो पहली चीज़ तो ये, चाहे सिंध की गवर्नमेंट तो आपकी नहीं है ना, और मेजर इशू मुराद अली शाह कोई मेजर आज टू बी फेयर किसी ने कोई रिजेंटमेंट नहीं जाहिर की, लेकिन वो ज़रूरी चीज़ ये है जो मैं एक छोटी सी फतह समझता हूँ, वो ये है कि जब हम NFC में इश्यूज़ को जो है लिस्ट कर रहे थे तो इन दी एंड हमने कहा कि 6 बड़े इश्यूज़ हैं, और इश्यूज़ का मतलब ये कि इश्यूज़ से बेहतर लफ्ज़ शायद टॉपिक्स हैं। 6 बड़े टॉपिक्स हैं जिन पे हमें NFC की कमिटीज़ बनानी चाहिए ताकि उनका स्ट्रक्चर जो है वो बने, और उसमें सारे मेंबर्स ने, सारे सूबों ने और वफाक ने ये माना मेरी सजेशन पे कि उन 6 इश्यूज़ में एक इशू या एक टॉपिक फाटा होना चाहिए। अच्छा, तो फाटा पे एक वर्किंग ग्रुप होगा जिसमें ये डिटेल्स जो हैं वो तय होंगी कि फाटा को पैसे कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। और इस वर्किंग ग्रुप में 4 सूबों के नुमाइंदे शामिल होंगे या NFC ये है कि हर वर्किंग ग्रुप में सब सूबों के नुमाइंदे और वफाक के नुमाइंदे शामिल होते हैं, क्योंकि NFC की खसूसियत ये है कि NFC का फैसला तभी होता है जब सब इन एग्रीमेंट होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर, और मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर हम सब उसी 1000 रुपए के पीछे लड़ें तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, और उसमें सबकी एग्रीमेंट हासिल करना शायद ज़्यादा मुश्किल हो, बिकॉज सबको अपने सूबों का या अपनी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अगर हम एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करें तो वहाँ पे शायद सब खुश जा सकें, सब कह सकें, और हमें जो है हम सबको अपने रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत का भी सोचना है, लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल का भी सोचना है। अच्छा जगड़ साहब, आज दूसरी एक अहम खबर आई, आप उसकी तस्दीक कर सकेंगे कि असद उमर साहब ने यह कहा है कि 4 सूबों को अब IMF के साथ मुज़ाकरात में भी शामिल किया जाएगा। तो ये बाकायदा तौर पर, क्योंकि नेक्स्ट थर्सडे पे वीडियो कॉन्फ्रेंस होनी है, उसके बाद शायद मामलात आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह असद उमर ने ये कहा, उसका शायद ये मतलब नहीं कि हम हर वीडियो कॉन्फ्रेंस में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ी पॉजिटिव बात है। देखिए, हम पाकिस्तान को 2 तरीक़ों से देख सकते हैं। एक ट्रेडिशनल व्यू इस्लामाबाद में रही है, और इससे मेरा मतलब इस्लामाबाद की ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी कि इस्लामाबाद पूरे मुल्क के लिए बेहतर जानती है, इससे अक्सर पाकिस्तान की वफाक कमज़ोर हुई है। अगर हम ये माने कि पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, सूबे मिल के पाकिस्तान की फेडरेशन है, तो जो IMF से डील करनी है उसमें सूबों को होना चाहिए। और आई थिंक ये फाइनेंस मिनिस्टर की फार साइटेडनेस है कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जब IMF के साथ एक्चुअल फॉर्मल नेगोशिएशन होगी तो उसमें सारे सूबों को हिस्सा बनना चाहिए। और वो मतलब सीरियसली ही इज़ थिंकिंग IMF के पास जाने के, इसीलिए तो 4 सूबों को भी शामिल कर लिया। ये तो आई थिंक वो क्लियरली कह चुके हैं, इसमें तो कोई टॉप सीक्रेट बात है ही नहीं कि पाकिस्तान की शायद मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और इंटरनेशनल मार्केट्स को सही सिग्नल सेंड करने के लिए ऑन द राइट टर्म्स हमें शायद IMF के साथ डील करना पड़े। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है इस वक्त हमारा फीडबैक के आपके मुंतज़िर रहेंगे, बिल्कुल एंड तक पहुंच गए हैं, काश हमारे पास मज़ीद वक्त होता। ट्विटर हैंडल हमारा है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।